अच्छा, जिस तरीके से ये बात आप कह रहे हैं कि बढ़ाई जा रही है, बात आगे से आगे चलती जा रही है, तो लग क्या रहा है मालिक साहब की ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली है बानी पीटीआई के लिए और अली अमीन गंडापुर के लिए, और आफ्टर दी स्टेटमेंट्स दैट ही इज गिविंग? देखिए, दो सिचुएशन है, वेरी सिंपल। अगर तो खान साहब की मंशा पे, उनकी हिदायत पे अमीन गंडापुर ने जो 8 तारीख को जो की बात और आज जो की, तो फिर से क्लियर नजर आता है कि खान साहब को अब यकीन हो गया है कि देयर इज एब्सोल्युटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी किस्म की सुलह की या रफोशमा की। और वो खुद भी माजी में कहते रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ी कोशिश की कि बातचीत हो, हमारे मिस्ट्रीज भी थे। फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्तलिफ 5-6 लोग बातचीत कर रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया उनकी तरफ से। फिर लास्ट बयान आया था कि अब हमारी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद सिवाय एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के ऑप्शन रह क्या जाता है। ये तो है एक सिचुएशन अगर खान साहब की मंशा से हुआ है। अगर उनकी मंशा से नहीं हुआ तो फिर तो और भी खतरनाक मूव है, क्योंकि फिर अमीन गंडापुर साहब क्या सोलो फ्लाई कर रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो? क्योंकि अब ये देखिए कि 2-3 चीजें खान साहब के हक में जा रही थी। अभी नैब का जो अमेंडेड एक्ट आया है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी, तो शाखाना वाले रेफरेंस में है। फिर बार बार वो ये कहते थे और पार्टी कहती थी कि जस्टिस फायजी साहब आए हैं और बिल्कुल अक्टूबर में जब चेंज आएगी तो सुप्रीम कोर्ट 4 हल्के खोल देगी तो अब पूरा ये निज़ाम गिर जाएगा। तो अगर आपको रिलीफ नजर आ रही हो और आपको ये भी नजर आ रहा हो कि टॉप कोर्ट आपके ख्याल में आपके मुवाफिक हो रही है, तो फिर तो इंसान उन चीज़ों को थोड़ा इंतजार करता है। सो आई थिंक कि मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है खान साहब को, जब मुझे लगता है कि बिल्कुल यकीन हो गया है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने ना बात करनी है, ना अभी नेगोशिएट करना है, ना कोई सेटलमेंट करनी है। तो फिर उनके पास ऑप्शन सिवाय फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के मुझे तो और भी नज़र नहीं आता। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। ये सर आप भी फॉलो करते हैं, हम भी रीड करते रहते हैं सिचुएशन को। ये अचानक एस्केलेशन हुई है, पहले भी चल रही थी। खान साहब जब कैद में गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी, तो लेकिन ये जो इसने ये डेंजरस लेवल्स पे इसने टच किया है, जो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं, जो अफगानिस्तान से हम बात करेंगे। अब लगता नहीं है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस तेज़ हुआ है सर? अचानक फायर वर्क, अचानक गुस्सा, स्टेटमेंट, दोनों साइड से एक्शन वर्सेस रिएक्शन होना शुरू हो गया। न्यूटन का 3rd लॉ जो है कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। को लगता है आपको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टोरीज आना शुरू हो गई, ISPR ने भी कह दिया जनाब कि वहाँ पे कि हम ये फौजी ट्रायल की तरफ उन्होंने इशारा दिया। आप इसको समझते हैं कि जनरल फैज़ गिरफ्तारी वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ये ख़राब हुई है सर? डॉक्टर साहब, मैं इसको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को कॉन्सिक्वेंस समझता हूँ। मैं उसकी वजह से बाकी चीज़ों को कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता। बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सी चीज़ें इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीच अहेड, पहुँच गई हुई थी। मेरा ख्याल है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ही उसी की गई है जब ये फैसला हो गया एट द हाईएस्ट लेवल कि अब पीछे नहीं हटना और चीज़ों को जहाँ लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कोई अनफोर्सीन या अनप्लान या अचानक नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने हैं। सो आई थिंक ये एक लिंक था, एक सिलसिला, और ये उसके अंदर एक अब ये कह सकते हैं कि उसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक इसने शुरू किया है। आई थिंक वो एक नेचुरल एक पॉइंट था जिसने एक पॉइंट पे आना था। उसके बाद तो चीजें पब्लिक होना शुरू हुई है ना। हमें जनरल फैज़ के बारे में ISPR भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चीजें सामने आई, लेकिन उससे पहले तो सारा सिलसिला बहुत महीनों से चल रहा था। नहीं मालिक, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये पहली दफ़ा ISPR ने हिंट किया कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और जिन लोगों के राब्ते थे इनसे जनरल फैज़ से पॉलिटिकली तौर पर, उन तमाम का हम ये करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये उन्होंने बात इशारों के नयों में या उन्होंने वाजे कही। और बाद में खबरें ये बाद में खबरें सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब के भी कोई राब्ते थे, वो निकले हैं। आप ही मेरा ख्याल है ये बात कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ से उनको भी था
फिर वो खान साहब को भी कहने लगे बाज़ लोग के वहाँ से भी राब्ते थे, उनके भी कोई एविडेंसेज हैं। फिर पता चला कि लोग कोई वादा माफ गवाह बन गए, कुछ वहाँ पे गवाहियाँ आ गई हैं। तो उन्हें तो ये फील हुआ है कि शायद जनरल फैज़ के साथ हम तीनों चारों का एक ट्रायल होगा। सो दैट्स द रीज़न दे रिएक्टेड। और ये मुझे लगता है कि उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जितना ये रिएक्शन है और जितनी लड़ाई बढ़ी है। सर रोल्फ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8 को तकरीर हुई, क्या वो खान साहब की डायरेक्शन पे हुई या खान साहब ने बाद में उसको ऑन किया, क्योंकि उनको पसंद तो आया होगा जब कोई भी। आपका क्या एनालिसिस है? आप खान साहब को जानते हैं, बड़ा उनको आपने कई इंटरव्यूज किए हुए हैं, मिले हुए हैं, हम सब मिलते थे, मतलब आपको 30-35 साल पॉलिटिक्स कवर करते हो गए। आपका क्या ख्याल है खान साहब के बारे में? मैं उधर ही आ रहा हूँ जी सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले फैसला ये था मुख्तलिफ हल्कों का कि हमने वैंक्विश कर देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना पीटीआई को। जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिस तरह वोटिंग हुई, तो ये तो सबको समझ आ गई कि भाई आप वैंक्विश नहीं कर सकते पार्टी को। फिर आई थिंक प्लान बी शुरू हुआ कि जिसमें आप कहते हैं अच्छा हम वैंक्विश नहीं कर सकते तो पार्टी को कंट्रोल करें। अगर पार्टी कंट्रोल आप करना चाहेंगे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कि जब तक खान साहब अंदर हैं, पहली तो कोशिश ये है कि वो एंडलेसली अंदर हैं और एक के बाद दूसरा मुकदमा, और जब तक वो अंदर हैं आप एक ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार करें जो मैनेजेबल हो। अब इस वक्त आप एक चीज देखिए कि अली मीन गुदापुर साहब हमेशा से ही वो इस तरह ही बोलते हैं, कभी कई बार तो बहुत ही बेहुदा सी बात भी कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने जर्नलिस्ट के बारे में की, सब कुछ किया, वो अलग चीज़ें, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सब कुछ है। इस वक्त ये देखिए खान साहब के बाद इस वक्त पार्टी में क्या कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर है? वो इस वक्त अली मीन गंडापुर है। 8 से पहले अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं थे। पहले सिस्टमैटिकली केपी के अंदर जितने उनके राइवल थे जो उनको चैलेंज कर सकते थे, उनको सबको रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने हटाया या जिसने भी हटा दिया उनको हटा दिया। आप मुझे बताएं कि एक जो पीटीआई के नजदीक सबसे बड़ा जलसा हो रहा हो, इतने महीनों की कोशिश के बाद इजाजत मिले, क्या उससे एक दिन पहले आपको समझ आती उमर अय्यूब का रेजिग्नेशन? मेरी जो समझ से बालातर है। केपी में इस वक्त कोई भी नहीं रहा, केपी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल पीटीआई की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, वो हैं अमीन गंडापुर साहब। क्या अमीन गंडापुर साहब टेम्पररी ऑल्टरनेटिव वो हैं लीडरशिप? आई डोंट नो, बिकॉज अगर तो खान साहब की मंशा से वो 8 वाली तकरीर है, फिर तो टोटल स्टोरी और है। अगर खान साहब की मंशा या हिदायत के ऊपर वो स्पीच नहीं हुई, तो फिर आपको गंडापुर साहब को भी एक टोटल दूसरी लाइट में देखना चाहिए और शायद देखना भी पड़े। मैं इस बात को यहीं पर रुकूंगा। नहीं, खान साहब ने तो अगले दिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया, आपने भी यकीनन सुना होगा। उन्होंने कहा जनाब गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं और जो लोग वजाहतें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो बुज़दिल हैं, वो पार्टी में मत रहें। ही वॉज रिफरिंग टू उमर अय्यूब और बैरिस्टर गौहर। तो खान साहब ने तो इतना बड़ा, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर और उमर अय्यूब को उन्होंने वो कर दिया है और रगड़ के रख दिया है। उमर अय्यूब तो जस्टिस से एक दिन पहले फारिग किए नहीं, उन्होंने अगले दिन उन्होंने माफी मांगी ना जाके जी कि यूं नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये नहीं था, माफ कर दे। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं समझिए। उमर अय्यूब क्या कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतने बड़े इवेंट से एक दिन पहले रिजाइन करता है? नोबडी हैज आस्क्ड हिम कि यार तुमने इतने क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों रिजाइन किया? तो वो रेजिग्नेशन ऑर्डिनरी रेजिग्नेशन नहीं है। यही उमर अय्यूब थे जब 1-2 माह पहले इन्होंने रिजाइन किया या इनको कहा गया रिजाइन करने का, तो पूरा उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक पूरा ड्रामा हुआ इसमें लोग खड़े हुए सेशन में, उन्होंने कहा नहीं आप वापस लें रेजिग्नेशन। फिर एक डेलीगेशन खान साहब के पास, फिर खान साहब ने कहा कि नहीं उसको रेजिग्नेशन वापस ले, और फिर महीने 1.5 के बाद आप दोबारा फारिग हो जाते।